हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में सेफ हैं। सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चिल विद केमिस्ट्री। आई एम बिपिन वत्स। सो गाइस, आज हम लोग 12th क्लास का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कई सारे रिएक्शंस है इसमें, तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए। ओके, टाइम रहेगा तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले हम लोग ऑर्गेनिक करेंगे, उसके बाद फिजिकल करेंगे एंड देन फिर इनऑर्गेनिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा और सिलेबस ऑन टाइम खत्म होगी, है ना। सिलेबस का टेंशन आप मत लेना, वो हमारी टेंशन है कि मैं इसको कितना जल्दी खत्म कर दूं। ठीक है, तो गाइस हम लोग 12th ऑर्गेनिक में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे। हेलो एल्केन चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन। ठीक है, तो हेलो एल्केन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमर्स का नॉलेज होना चाहिए, है ना, बिकॉज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हेलो एल्केन में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है कंपाउंड का। जब भी कोई नया कंपाउंड डिस्कवर होता है तो सबसे पहले उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की स्टडी की जाती है ना। क्योंकि आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा जो रिसर्च होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। हर रोज एक नए वायरसेस आते हैं, उसका वैक्सीन बनाना है। तो जब भी कोई कंपाउंड डिस्कवर होता है तो सबसे पहले हमें उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री पता करना होता है कि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है क्या। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक होता है ज्योमेट्रिकल एंड दूसरा होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, सिस और ट्रांस। तो जब कोई एक कंपाउंड आता है, जैसे ब्यूटीन होता है, तो ब्यूटीन का दो फॉर्म हो गया ना, एक सिस हो गया एक ट्रांस हो गया, कंपाउंड तो एक ही है ना। तो जैसे ब्यूटीन डिस्कवर हुआ तो ये जानना जरूरी होता है कि वो कंपाउंड सिस है या ट्रांस है ना। बिकॉज कई सारे ऐसे कंपाउंड होता है जिसका एक फॉर्म है ना, मान लो कि अगर एक फॉर्म जो सिस फॉर्म है वो हमारे लिए यूजफुल होता है, बट ट्रांसफॉर्म उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ऑप्टिकल कंपाउंड है, कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, वो कौन सा फॉर्म है ना। तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमें क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग हेलो एल्केन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। तो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फिजिकल एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो गाइस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टडी किया लुईस पास्चर ने, है ना। वैसे लुईस पास्चर का नाम आपने सुना होगा एज अ ग्रेट साइंटिस्ट। कई सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे जो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है, पॉस्चराइज्ड फूड्स है, वो सारा कॉन्सेप्ट लुईस का ही है। ओके, कुत्ते के काटने से जो वो डिजीज होता है ना, यू नो रेबीज, तो रेबीज का जो वैक्सीन था उसने भी पास्चर नहीं बनाया था। ठीक है, तो है ना, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो फादर है, फादर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज द लुईस पास्चर। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ने क्या करवाया कि कुछ सब्सटेंस होता है जिसको लाइट के साथ इंटरैक्ट करवाया। ठीक है, तो जो सब्सटेंस लाइट के साथ इंटरैक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और जो इंटरैक्ट नहीं करता उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव कहते हैं। बात समझ में आ रही है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होगा, जो लाइट के साथ इंटरैक्ट करेगा, और जो लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वी कॉल इट ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। सो ये डेफिनेशन है, पहले आप लिखो इसको कि इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, डिफरेंट क्या होगा, उसकी बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। तो बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट का मतलब क्या होगा कि अगर तुम किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से अगर लाइट पास करवाओगे, ओके, तो हो सकता है वो क्या करेगा, रोटेट कराएगा। तो रोटेट कराने का दो ही तरीका हो सकता है, या तो उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऑप्टिकल बिहेवियर जो है डिफरेंट का मतलब क्या हो गया कि एक सब्सटेंस उसको लाइट को क्लॉकवाइज से रोटेट कराएगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट कराएगा। ओके, सो आपकी डेफिनेशन
पहले फटाफट कॉपी कर लो। हाँ, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, मैं एक एक चीज यहाँ पे मेंशन करूंगा और मैं कोई भी चीज स्किप नहीं करने जा रहा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बिल्कुल पेन और नोट्स निकाल कर बैठो, कॉपी निकाल कर बैठो और एक एक चीज आप उसको नोट डाउन करोगे तो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा दूं यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म सीखना पड़ेगा कि लुईस पास्चर ने किस किस चीज को यूज करा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक इसमें होता है ऑर्डिनरी लाइट, ओके। ओके डियर, दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। एक ऑर्डिनरी लाइट है ये, है ना। दिस इज व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, है ना। एंड व्हाइट लाइट, दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। लाइट एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से, घर में जो बल्ब से लाइट निकल रहा है, ट्यूबलाइट से लाइट निकल रहा है, वो क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट होता है। तो ऑर्डिनरी लाइट हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है, विच वाइब्रेट इन डिफरेंट प्लेन, या डिफरेंट डायरेक्शन भी बोल सकते हो, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन बोल सकते हो, है ना। जैसे बल्ब से लाइट निकलती है तो क्या होता है, वो चारों तरफ फैलता है ना, ऑल डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तभी तो रोशनी होती है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लाइट सिंपली व्हाइट लाइट होता है और कहेंगे किसको, जो सारे डायरेक्शन में क्या होता है, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। इस ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म से पास करवाया, दिस इज द निकोल प्रिज्म, दिस इज निकोल प्रिज्म, दिस इज निकोल प्रिज्म, ओके। तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट है पास करवाने पे क्या होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। किस लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। शॉर्ट में इसको बोल सकते हो क्या, पीपीएल, राइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है गाइस यहां पे, ओके, विच वाइब्रेट इन वन प्लेन ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करता हो उसको हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे आपने लेजर लाइट देखा होगा ना, मूवी देख रहे होते और फिर हम लोग चलाते हैं, मैंने भी किया कई बार ऐसा, ठीक है। तो वो होता है क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है। तो लुईस पास्चर ने किस लाइट को यूज किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, जो एक प्लेन में वाइब्रेट करता, सारे वो स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी लाइट को जब इस निकोल प्रिज्म से पास करवाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो निकोल प्रिज्म क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो क्या कर रहा है यहाँ पे, विच कन्वर्ट ordinary light into plane polarized light, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इसको कन्वर्ट करता है। बात समझ में आ रहा है ना, ये सारी चीजें समझ में आ गई। मैंने भी दो बातें बताया, एक ऑर्डिनरी लाइट बताया, दूसरा क्या बताया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके। तो लुईस पास्चर ने क्या किया, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है ना, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट था मेरा, ठीक है ना, उसको लुईस पास्चर ने क्या करवाया यहां पे, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, है ना। तो जब इस पीपीएल को है ना, लुईस पास्चर ने इस पीपीएल को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करवाया, ये जब पास करवाया तो क्या हो गया, लाइट रोटेट कर रहा है ना। इंटरैक्ट करने का मतलब क्या होगा, लाइट घूमेगा, लाइट रोटेट करेगा। तो वो लाइट रोटेट कैसे हो सकता है, लाइट अगर यूं जा रहा है तो या तो यूं रोटेट करेगा, नहीं तो क्या ऐसे जा रहा है ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो ये लाइट या तो क्या रोटेट करता है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा कैसे रोटेट हो सकता है, दूसरा रोटेट हो सकता है क्या,
ऐसे एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा ना? तो जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इस पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा उसको हम लोग कहते हैं क्या, इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑल्सो कॉल्ड दिस इज राइट डायरेक्शन। क्या हो गया, क्लॉकवाइज और राइट डायरेक्शन। और ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, दिस इज लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, सो द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड which rotate the PPL towards clockwise direction or right direction, we call it dextrorotatory, dextrorotatory। क्या बोलेंगे इसको, dextrorotatory, और सिंपली कॉल्ड डेक्स्ट्रो। क्या बोलोगे इसको, डेक्स्ट्रो, या सिंपली इसको क्या कहते हैं, कैपिटल स्मॉल डी फॉर्म, है ना, स्मॉल डी फॉर्म, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन। कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है ये, दिस इज पॉजिटिव साइन से क्या हो रहा है बेटा, रिप्रेजेंट हो रहा है। दिस इज क्लॉकवाइज, ओके, या राइट डायरेक्शन। तो जो राइट डायरेक्शन में घुमाएगा उसको बोलोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ऑल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रो, या छोटे में क्या बोलोगे, सिंपली डी फॉर्म एंड रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन। ओके, द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो इस पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, लाइक दिस, ओके, वी कॉल इट लेवोरोटेटरी, लेवोरोटेटरी। ओके, सिंपली लेवो, है ना, या इसको क्या बोलेंगे, एल फॉर्म बोलोगे, एल फॉर्म बोलोगे। और इसको हम लोग क्या नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे में दिखा देता हूं, यहाँ पे ये क्या होगा, नेगेटिव साइन से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द एल फॉर्म। तो इतना क्या समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला कि जब पीपीएल को किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशन से बेटे पास करवाओगे तो लाइट रोटेट होगी, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज में, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जो कंपाउंड उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको बोलोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या स्मॉल डी फॉर्म, या पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऑप्टिकल कंपाउंड उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा वी कॉल इट लेवो रोटेटरी और स्मॉल एल फॉर्म। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन से उसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। अब जो चीज मैंने यहाँ पे बताया उसको क्या एक बार मैं थोड़ा सा नोट कर दूं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला मैंने यहाँ पे बताया कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता क्या है, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, सो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड और दोस विच रोटेट द पीपीएल, जो लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा। मैं यहां पे सिंपली लिख दूं क्या, विच रोटेट द लाइट, विच रोटेट द लाइट। नेक्स्ट हो गया क्या, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या हो जाएगा, जो लाइट को रोटेट नहीं कराएगा, ओके, विच डू नॉट रोटेट द लाइट, जो लाइट को रोटेट नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे मैंने क्या बोला कि जो ऑप्टिकल एक्टिव क्या करेगा, रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज, उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। तो यहां पे क्या लिखोगे, द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड which rotate the PPL towards clockwise or right direction. Right direction is called dextrorotatory, okay, or D form, we call D form। एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, ओके। एंड देन द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड,
the optical active compound which rotate the PPL towards anti-clockwise direction, or left direction is called levorotatory और स्मॉल एल फॉर्म. ओके, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, नेगेटिव. ओके, थोड़ा कॉपी कर लो इसको. कर लिया कॉपी? ठीक है, या तो पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो. ओके फाइन. अब जरा देखो बच्चे, हमें डी फॉर्म और एल फॉर्म पता चल गया कि जो क्लॉकवाइज जाएगा डी फॉर्म और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा वो एल फॉर्म होता है. ठीक है, अब देखो ये जो डी फॉर्म और एल फॉर्म होता है वो क्या करता है? बोथ डी एंड एल फॉर्म. अब डी फॉर्म और एल फॉर्म तो समझ में आ गया, राइट? बोथ डी एंड एल फॉर्म रोटेट द light with same magnitude but opposite in direction. ठीक है बेटा, उसका डायरेक्शन मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम हो गया. जरा देखो, लुक एट हियर, दिस इज पीपीएल. ओके, अब ये क्या होगा? इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा. ठीक है ना? तो अब ये क्या रोटेट होता है? तो रोटेट होता है या तो क्या, अगर ऐसे घूम गया तो क्या बोलोगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलोगे ऐसे. और अगर यूं घूम गया तो क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये जो दोनों डी और एल फॉर्म है वो लाइट को रोटेट कराएगा या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है ना? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है. इसका मतलब क्या है कि मान लो कि ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा दिस इज योर डी फॉर्म. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताओ? एल फॉर्म हो जाएगा. तो डी फॉर्म जितना अगर थीटा से उसको राइट डायरेक्शन पे घुमाएगा, मींस क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये जो एल फॉर्म है वो थीटा से क्या करेगा बताओ? लेफ्ट डायरेक्शन पे घुमा देगा, है ना? इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि डी और एल फॉर्म का जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या होगा? सेम होगा, है ना? एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगी? सेम होगी, बट डायरेक्शन क्या होगा? इसका अपोजिट होगा, है ना? मान लो कि अगर डी फॉर्म 30 डिग्री राइट घुमा रहा है तो उसका एल फॉर्म क्या करेगा? 30 डिग्री राइट घुमाएगा. बात समझ में आ रहा है ना? तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी. बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, इसको जरा लिख लो फटाफट. ठीक है, अब जरा एक बात बताओ मुझे. मान लो कि एक ऐसा सैंपल है, मान लो. ठीक है, एक ऐसा सैंपल दे दिया मैंने तुमको यहाँ पे. तो मान लो कि यहाँ पे क्या है कि 50% डी फॉर्म है. समझ में आ रहा है? ये क्या है? 50% डी फॉर्म है. और यहां पे मैंने क्या ले लिया? 50% एल फॉर्म ले लिया. समझ में आ रहा है? एक सैंपल है, एक कंटेनर है, उसमें जो सैंपल दिया हुआ है ना उसमें से जो भी कंपाउंड है वो 50% डी है और 50% एल है. बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा? क्या ये जो मिक्सचर है क्या इससे लाइट पास करेगी? पास? नहीं करेगी पास. समझ में आ रहा है ना? क्योंकि दोनों का जो अमाउंट है सेम है, दोनों का मोल्स का इक्वल है, सेम अमाउंट है ना? तो अगर सेम अमाउंट है और मालूम है कि दोनों का एंगल क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम होता है. ठीक है ना? तो मान लो कि दोनों की अमाउंट सेम है, तो ये जितना से क्या करेगा? लेफ्ट घुमाएगा, दूसरा उतना से राइट घुमाने की कोशिश करेगा. तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? लाइट रोटेट ही नहीं करेगा. अरे जैसे ये समझ जाओ ना, जैसे मान लो ये बोर्ड है, अगर मैं बोर्ड को पुश करूं तो क्या करेगा? ये आगे की ओर निकलेगा ना. अब मान लो दूसरा से भी कोई, जितना मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं उतना वो भी फोर्स लगाएगा, तो क्या ये बोर्ड मूव करेगा? नहीं करेगा ना.
तो सिंपली यहाँ पे अगर इक्वल मोल्स है दोनों का डी और एल फॉर्म का, तो वह जो मिक्सचर हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, लाइट रोटेट नहीं करेगी। और जहां पे लाइट रोटेट नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव। जरा इसको ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, जरा मिटाऊं, स्पेस कम है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब यहां पे जरा देखो क्या हो रहा है कि ये जो मेरा 50% क्या है, यहाँ पे हमने लिखा कि 50% हमने यहाँ पे क्या लिया, डी फॉर्म लिया, दिस इज 50% डी फॉर्म, एंड क्या लिया, 50% हमने लिया एल फॉर्म लिया, ओके, 50% डी फॉर्म। तो ये क्या बनाएगा, ये जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज रैसमिक मिक्सचर। इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल इसको नोट करो। 50% डी फॉर्म प्लस 50% एल फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, रैसमिक मिक्सचर। और दिस रैसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। बात समझ में आ रहा है ना। अब जैसे आगे यहाँ पे ऑप्टिकल इनएक्टिव आ गया, इसका मतलब क्या सोचोगे, ये लाइट को रोटेट नहीं कराएगा, लाइट पास कराओगे तो सीधा पास हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है बेटा, मैं इस मिक्सचर को बोल रहा हूं ऑप्टिकल इनएक्टिव। इंडिविजुअली क्या है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा क्योंकि डी फॉर्म है तो क्लॉकवाइज घुमाएगा। इंडिविजुअली ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। लेकिन जब दोनों को मिला दिया ना, तब जाकर ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब वो जाकर के क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो टर्म्स यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्या, रैसमिक मिक्सचर को मैं डिफाइन करता हूं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है और फिर कॉम्पिटिशन में भी आता है, जेईई और नीट में, ठीक है। तो रैसमिक मिक्सचर सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, द इक्वल मोल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, द इक्विमोलर मिक्सचर, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, डी एंड L form do not rotate the light, do not rotate the light, do not rotate the light, ठीक है, due to external composition, due to external composition, okay. Such mixture is optical inactive called racemic mixture, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रैसमिक मिक्सचर। तो एक बात यहां पे ध्यान रखना, मैंने बोला कि रैसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोजिशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि जो रैसमिक मिक्सचर जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है किसकी वजह से है जी, एक्सटर्नल कंपोजिशन की वजह से। मैंने बाहर से दोनों के इक्वल मोल मिला दिया, तब अगर मान लो कि इसको 60% कर दूं, इसको 40% कर दूं, तो लाइट रोटेट हो जाएगा। इसकी 70 कर दूं, इसकी 30 कर दूं, लाइट रोटेट कर देगा। लेकिन जब दोनों को बराबर मोल्स करोगे तब इनएक्टिव हो रहा है। तो इसका रीजन क्या, और एक्सटर्नल कंपोजिशन की वजह से, और बाहर से जो हमने अलग इक्वल मोल से ले लिया उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, रैसमिक मिक्सचर हो रहा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। सो रैसमिक मिक्सचर्स आर, दिस इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्यों, बिकॉज जो इफेक्ट होगा डी फॉर्म का वो कैंसल्ड हो जाएगा, क्या, एल फॉर्म से क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं यहाँ पे क्या, कि रैसमिक मिक्सचर आर optically inactive, okay, because the effect of L form is cancelled by D form, ठीक है गाइस। यहां तो क्लियर है। रैसमिक मिक्सचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशंस भी आएगा कि रैसमिक मिक्सचर जैसे सुनोगे तो वहां पे तुमको क्या सोचना पड़ेगा कि भाई रैसमिक मिक्सचर है तो उसमें 50% डी होगा और 50% एल होगा, ठीक है। दोनों की अमाउंट हमेशा सेम होगा, इक्विमोलर लिखा है, मोल्स दोनों के बराबर हो जाएंगे तभी वो रैसमिक मिक्सचर होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी कर लो, ठीक है, मिटाऊं इसको, ओके। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या था, बेसिक्स था, है ना, जहां पे मुझे पता चला कि ऑप्टिकल आइसोमर में क्या दो फॉर्म होगा,
जैसे ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस होता है ना, वैसे ऑप्टिकल में क्या हो जाएगा, दो फॉर्म होगा, एक डी फॉर्म होगा डेक्स्ट्रो और दूसरा क्या होगा एल फॉर्म लेवो रोटेटरी, बस दो ही फॉर्म होता है उसका, ठीक है। तो डी फॉर्म अगर क्या करेगा क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो एल फॉर्म क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम है, बस एक क्या करेगा राइट डायरेक्शन पे लाइट को घुमाएगा तो दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाएगा। सो दिस इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक्स था, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कायरल सेंटर, है ना। दिस इज ऑल्सो स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, है ना। व्हाट इज स्टीरियोजेनिक सेंटर, सिंपली कायरल सेंटर, या फिर उसको तुम कायरल एटम बोल सकते हो, अदरवाइज उसको कायरल कार्बन, ठीक है ना, सारे एक ही बात है। तो बेटा स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, है ना। जिसकी वजह से होता है, वजह जिसकी वजह से होता है, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कॉज करता है ना। जितने भी सारे फिनोमेना होता है तो उसकी कुछ ना कुछ वजह होती है ना, वजह तुम हो, कहते हो ना तुम लोग भी, वजह तुम हो, मेरे जीने की वजह तुम हो, है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की वजह कौन है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो उस वजह को जानना क्या है, जरूरी है। तुम भी अपना वजह जानो कि तुम लोग पढ़ाई करते हो तो क्यों करते हो। अच्छा एक बात बताना, तुम लोग क्यों पढ़ाई करते हो, नॉलेज गेन करने के लिए, वजह नॉलेज गेन करने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए, अच्छी जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो जिसको अगर अपना वजह पता चल गया तो उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और वजह नहीं पता तो फिर वो पढ़ेगा नहीं, ठीक है। सो तुम लोग भी अपना वजह ढूंढो कि किस वजह से तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है। तो यहां पे फिलहाल क्या आ गया, स्टीरियोजेनिक सेंटर, वजह है किसकी वजह है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोल सकता है ना इसको, स्टीरियोजेनिक सेंटर को, वजह तुम हो, तुम्हारे वजह से मैं हो रहा हूं, ठीक है। तो बेटा जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, विच कॉजेज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर, है ना। जैसे तुमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, रिंग की वजह से होता है। तो डबल बॉन्ड और रिंग वहां पे क्या था, स्टीरियोजेनिक सेंटर था, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो स्टीरियोजेनिक सेंटर मेरा होगा वो होगा या तो उसी को कायरल सेंटर कहते हैं, कायरल एटम कहते हैं, नहीं तो कायरल कार्बन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कायरल सेंटर को ढूंढने आना बहुत जरूरी है, और इसी का हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं आगे, ठीक है। एप्लीकेशन इसी का करना होता है। सो यहाँ पे देखो कि कायरल सेंटर या कायरल एटम या कायरल कार्बन होता क्या है ना। बेसिकली देखो मैं यहाँ पे लिख दिया, मान लो ये कार्बन है, मैंने ये लिखा यहाँ पे ए, यहाँ पे लिख दिया बी, यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पे लिख दिया डी, है ना। ABCD ऑल द डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम सारे डिफरेंट है, ओके। बेटा आप बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, समझ में आ रहा है ना। कार्बन की 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसकी, sp3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कायरल एटम है, ये जो कार्बन है या इसकी जगह पे कोई दूसरा एटम होता, यहाँ पे कार्बन है तो हम लोग कार्बन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कायरल कार्बन क्या होता है कि कायरल कार्बन एक sp3 एटम होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या होता है, अटैच्ड होता है, समझ में आ रहा है ना। तो कायरल कार्बन को तुम लोग लिख सकते हो यहाँ पे क्या, जो कायरल कार्बन होता है क्या लिखोगे यहाँ पे कि इट इज एन sp3 एटम या sp3 कार्बन which connected with 4 different group is called chiral carbon, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। कायरल एटम क्या हो गया, तो उसके कार्बन के जगह पे कोई एटम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कायरल एटम क्या हो जाएगा, सिंपली लिख के देता हूं क्या जा रहा है, कायरल एटम क्या हो जाएगा बताओ, इट इज एन sp3 एटम which connected with 4 different
ग्रुप, उसको क्या बोलोगे? कायरल एटम, या उसी को हम लोग कायरल सेंटर बोलते हैं। अगर कार्बन है तो कायरल कार्बन बोलेंगे, है ना। अब बात ये उठता है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर मीन्स क्या? कायरल सेंटर या कायरल कार्बन हो गया, ठीक है ना। तो क्या कायरल कार्बन अगर किसी कंपाउंड में होगा तो क्या वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा? पहला क्वेश्चन यहीं से उठता है ना। इफ ए कंपाउंड हैव कायरल कार्बन द कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जरा इसको कॉपी कर लो फटाफट। अब देखो लुईस ने क्या बताया था, लुईस पास्चर ने क्या बताया था, ठीक है, कि जब उसने ऑप्टिकल एक्टिव जब पीपीएल को कंपाउंड से ऑप्टिकल एक्टिव से पास करवाया, बात समझ में आ रहा है ना। तो देखा कि कुछ कंपाउंड लाइट को रोटेट कराता और कुछ नहीं रोटेट कराता। तो वहां से कंक्लूजन उसने क्या निकाला कि जो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा, एसिमेट्रिकल कंपाउंड जो होगा ना, वो क्या करेगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा, लाइट को रोटेट करवाएगा। लेकिन जो सिमेट्रिकल कंपाउंड है वो लाइट को रोटेट नहीं कराता और वो क्या होता है? ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। जरा देखो यहाँ पे कि मान लो कि यहाँ पे ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ओके, दिस इज सिमेट्रिकल, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट यहाँ पे देखो पास किया। अब उसके अंदर ये जो कंपाउंड है उसके अंदर क्या होगा? एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स, एटम्स होता है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो उससे लाइट क्या होगा? अगर कोलाइड किया होगा, ठीक है ना। तो कोलाइड करने के बाद लाइट ये क्या होता है? ये डिफ्लेक्ट होता है, और डिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या होता है? फिर दूसरे से टकराकर ये क्या होता है? सीधा हो जा रहा है। मतलब ओवरऑल जो लाइट है वो कि स्ट्रेट पास हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अरे जैसे देखो ये इससे पास टकराया, लाइट बेंड हुआ और फिर उससे टकरा के सीधा हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ओवरऑल लाइट क्या हो रहा है? यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये कंपाउंड क्या? सिमेट्रिकल। और जो सिमेट्रिकल कंपाउंड होता है बच्चे उसको याद रखना कि बेटा वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। एकदम दिमाग में सेट कर लो इसको, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। लेकिन अगर कोई अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है मतलब कंस्टिट्यूएंट का जो अरेंजमेंट होता है उस कंपाउंड के अंदर इज नॉट सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल वे में है वो। मान लो कि यहाँ पे कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, तो ये लाइट ऐसे टकराएगा और फिर क्या? बेंड करके घूम गया लाइट, ठीक है। तो ये कंपाउंड कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। दिस इज अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, ओके। और ये कंपाउंड क्या हो जाता है? ऑप्टिकल एक्टिव। ये किसने बताया? मैं नहीं बता रहा हूं। कौन बता रहा है? ये लुईस पास्चर ने बताया। ये उसने, मैं एक्सपेरिमेंट थोड़ी ने किया है। एक्सपेरिमेंट किसने करा है? लुईस ने किया है। तो लुईस बता रहा है कि जो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा वो कंपाउंड लाइट को रोटेट कराएगा और वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और जो कंपाउंड क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल होगा, मतलब उस कंपाउंड का जो अरेंजमेंट होगा, एटम्स का अरेंजमेंट अगर सिमेट्रिकल वे में होगा वो लाइट को रोटेट नहीं कराएगा, ठीक है। तो कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कोई एसेंशियल कंडीशंस नहीं है। वी कांट से दैट, ऐसा नहीं कह सकते कि अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन या कायरल सेंटर हो गया तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऐसा नहीं कह सकते हो। तो क्या बोलोगे? एक ही बात याद रखोगे कि वो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, है ना। तो भी बोलोगे सर हम ये कायरल सेंटर क्यों पढ़ रहे हैं? तो वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर किसी एक कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है, ओके, द कंपाउंड हैज ओनली वन कायरल कार्बन, दे मस्ट बी ऑप्टिकल एक्टिव, दे आर 100% ऑप्टिकल एक्टिव। गॉट इट? नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, चल मारो। नहीं आ रहा समझ में? पहले इसको मैं थोड़ा सा वो इरेज मिटा दूं। ओके, देख लो एक बार, कर लो इसको। फाइन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से अराइज होगा, ठीक है ना, कि अगर किसी कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो वो कंपाउंड 100% क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बट अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो तुम फिर ये नहीं कह सकते कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, फिर हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट उसमें ऐड करेंगे। बात समझ में आ रहा ना। तो यहां पे मैं क्या लिख दिया, अभी बताओ। द कंपाउंड हैव only one chiral carbon, they must be क्या हो जाएगा? ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ओके। मैं कायरल कार्बन की बात करूं, कार्बन की बात करूं, कायरल, अगर वहां पे क्या है?
कार्बन है तो कायरल कार्बन बोलोगे, कार्बन के अलावा अगर दूसरा एटम होगा तो कायरल एटम या कायरल सेंटर बोलेंगे, ठीक है ना। तो लुक एट यहाँ पे मैं लिख देता हूं, द कंपाउंड हैव ओनली वन कायरल सेंटर, दे आर ऑप्टिकल एक्टिव। क्या होगा बेटा, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, बट इसमें एक एक्सेप्शंस होता है, वो है क्या तुम्हारा एक्सेप्शंस क्या हो जाएगा, एक्सेप्शंस होता है टर्शरी अमाइन, इसका एक एक्सेप्शंस में आता है, दैट इज 3 डिग्री अमाइन। बात समझ में आ रहा है ना। मैंने कायरल सेंटर यूज किया है, तो कायरल सेंटर में वहां पे क्या कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन कुछ भी हो जाएगा। तो कायरल सेंटर अगर सिर्फ एक ही है तो वो 100% क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव, लेकिन टर्शरी अमाइन इसका क्या हो जाएगा, एक एक्सेप्शनल केस में आता है। जैसे मान लो हमने ये लिख दिया, कोई एन यहाँ पे लिख दिया क्या, CH3, हियर C2H5, और यहाँ पे मान लो हमने C3H8 लगा दिया, है ना, H7 लगा दिया, C3H7, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या होता है, इसके पास लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये तुम्हारा क्या बताओ, 3 डिग्री अमाइन हो गया, टर्शरी अमाइन है। ये देखो यहाँ पे टर्शरी अमाइन हो गया। तो ये भी बोलो ना कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताओ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्या इसकी, बोलो हाँ, बोलो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 4 हो गए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, sp3। तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये जो नाइट्रोजन है वो क्या हो गया, कायरल। और बेटा कायरल को ना हम लोग इस स्टार से दिखाते हैं, बात समझ में आ रही है, स्टार से दिखाते हैं। तो ये एटम क्या हो गया, कायरल है, बट ये कंपाउंड एक कायरल सेंटर होने के बावजूद भी क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, और ये एक्सेप्शनल केस होता है, और जो एक्सेप्शनल होता है वही पूछा जाता है। दिमाग में क्या रखोगे, इसको सेट रखोगे क्या, कि टर्शियरी अमाइंस दिस इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, थोड़ा है ना। टर्शियरी अमाइन ऑलवेज रिमेंबर दिस वन, ओके, ये हो गया। और एक इसके पास क्या हो जाएगा, लोन पेयर, दिस इज टर्शियरी अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। सो क्या बोलोगे बेटा इसको, ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलोगे, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव। राइट डाउन, पॉज कर लो, नहीं तो ले लो, ले लिया, मिटाओ इसको, ओके। तो कायरल सेंटर से बातें दिमाग में सेट कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखोगे बेटे, कि अगर कंपाउंड में एक कायरल कार्बन होगा तो 100% ऑप्टिकल एक्टिव होगा, एक दो होगा तो फिर हम नहीं कह सकते, बट एक है तो 100% होगा। और अगर कोई कहेगा कायरल सेंटर है तो सारे हो जाएगा, लेकिन टर्शरी अमाइन इसका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शंस हो जाएगा, ठीक है। तो कायरल सेंटर इंपॉर्टेंट है, और तुमको कंपाउंड में कायरल सेंटर ढूंढना आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या फाइंड करेंगे, क्या कायरल सेंटर को फाइंड करना सीखेंगे, कि कैसे कंपाउंड में तुम, अब मान लो कोई कंपाउंड तुमको दे दिया, एग्जामिनेशन में आ गया कि ये कंपाउंड बताओ ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है, तो तुम क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे बैठकर, नहीं ना। तो कुछ हमारे पास लॉजिक होना चाहिए जिससे हम बता सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर क्या इनएक्टिव है। एक्सपेरिमेंट तो सारा प्रैक्टिस तो लेकर के जाओगे नहीं, एक्सपेरिमेंट एक ही बंदा कर रहा था, वो कौन, लुईस पास्टर ने किया था। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में समझना है, ठीक है। अब देखो लाइट वाइट सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ समझ में आया क्या, मुझे भी समझ में नहीं आता वो लाइट का कैसे रोटेट हुआ वगैरह वगैरह, हम सिर्फ यहाँ पे इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो केप्ट योर मेंटल आइज ओपन, है ना, दिमाग खोल करके बैठो, वाईफाई थोड़ा ओपन कर दो, कनेक्ट हो जाए यहाँ पे, बात समझ में आ रही है ना। तो हम लोग थ्योरेटिकली कैसे फाइंड करेंगे कायरल सेंटर को, तो डेफिनेशन समझ में आ गया, को कार्बन sp3 होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp3, ठीक है। और क्या होना चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक कंपाउंड करके लिखता हूं, और फिर तुम लोग उसको देखो। कायरल सेंटर फाइंड करने को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो CH, ये इधर कंपाउंड है H और H, ठीक है। मैं पूछूं क्या इस कार्बन में, ये जो कार्बन है देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो हो ही गया, नो डाउट, बोलोगे हाँ सर sp3 तो है, लेकिन sp3 है, बट ये चारों जो एटम हो क्या सेम है, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, दिस कार्बन इज नॉट कायरल, तो यहाँ पे कायरल सेंटर CS से लिख दो या CC लिख दो, या स्टीरियोजेनिक सेंटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो CC है या CS है वो क्या हो जाएगा बताओ, कायरल सेंटर,
जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंपाउंड हम लोग देखते हैं, H HCl H, again this is sp3 but 3 atoms are same, so this is also chiral center is 0. Okay, H FCl F, again दो F है, दो सिमिलर हो गया, सो अगेन हियर कायरल सेंटर इज 0। बात समझ में आ रही क्या? कायरल सेंटर से ढूंढ लोगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस कंपाउंड में देखो, हमने यहाँ पे लिया CH3 हाइब्रिडाइजेशन पहचानना बहुत आसान है बेटा। कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा, तो दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? यहाँ पे sp3 होगी। बोलोगे हाँ जी सर ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिख रहा है सेम है, मतलब ये भी कायरल सेंटर नहीं और ये भी कायरल कार्बन नहीं है, तो दोनों में क्या हो जाएगा? यहाँ पे कायरल सेंटर क्या हो गया? 0 हो गया। अगेन मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो CH3 CH2, जरा इसमें बताना तो कायरल सेंटर। देखो इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 3 सेम है ना, इसमें भी 2 सेम है, इसमें भी 3 सेम है, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे CH3 है, हमने ये ले लिया CH3। ठीक है, इस पार्टिकुलर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन सेम है, नहीं होएगा, इसमें भी 3 है, नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा। इस कार्बन को अगर चेक करोगे, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, ओके, बट ये 3 ग्रुप सेम है, मिथाइल मिथाइल है ना, सो अगेन यहाँ पे कायरल सेंटर बेटा क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे देखिए जरा CH3 CH, यहाँ पे मैंने OH ले लिया और यहाँ पे ले लिया क्या? CH2 CH3। लुक एट दिस। ओके, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें जरा देखो, ये है ना कायरल सेंटर, क्यों? ये कार्बन है, देखो ये कार्बन दिख रहा है सबको, ये कार्बन है। अब इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, 1 CH3 है, 1 OH और 1 इथाइल है। चारों ग्रुप डिफरेंट है क्या? चारों ग्रुप डिफरेंट है ना, तो ये कार्बन क्या हो गया? कायरल सेंटर। तो मेरा फर्स्ट कायरल सेंटर मिल गया इस कंपाउंड में। ये क्या हो गया तुम्हारा? ये कायरल सेंटर हो गया। बात समझ में आ रही? ढूंढ लोगे? ठीक है, जरा देखो यहाँ पे दूसरा ले लो, CH3 CH, हमने यहाँ पे लिखा Cl, हमने यहाँ पे लिया Cl, हमने लिया CH3। अब देखो, अब इस कंपाउंड में क्या है? जैसे तुमको एक कायरल कार्बन मिल गया तो आंख बंद करके क्या बता दोगे कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है, और जब ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा? शो करेगा। बात समझ में आ रहा ना? इस कंपाउंड में कितना होगा कायरल सेंटर, जरा बताना। कायरल सेंटर फाइंड करना बेटा आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पे भी मैं बहुत सारा क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जरा देखते जाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा बताओ। इसमें तो दिख रहा नहीं है, 3 हाइड्रोजन है। इस पार्टिकुलर कार्बन पे चेक करो, एक यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है सबको, एक ये CH3 है, अलग ग्रुप है, एक Cl हो गया, अलग ग्रुप है, और इस कार्बन से ये पूरा एक ग्रुप कहलाएगा। ये वाला क्या होगा? ये एक पूरा ग्रुप कहलाएगा, ये पूरा ग्रुप कहलाएगा। तो 4 अलग अलग हो गए ना, तो ये क्या हो गया? कायरल हो गया। इस कार्बन के लिए यूज करोगे तो वही सेम हो जाएगा, एक CH3, एक Cl, एक H अलग अलग है, और ये एक पूरा ग्रुप हो जाएगा। दिस कार्बन इज ऑल्सो कायरल, सो हियर कायरल सेंटर इज 2। एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से मिटाऊं, ले लो। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और नोट्स बनना बहुत जरूरी है। लो जरा इसको, मिटाओ इसको। ओके, नेक्स्ट मैं अगर ऐसा लिख दिया CH3 CH, ओके, MEOH, ये कार्बन होगा? नहीं, क्योंकि CH3 और Me सेम ग्रुप है ना। CH क्या हो जाएगा? 0। दूसरे वाले कंपाउंड में देखो CH3H, यहां पे मैंने अगर ऐसा लिख दिया, मान लो हमने यहां पे ले लिया ET, ठीक है, यहां पे Cl लगा दिया और इसको बना दिया क्या? CH2 और ये CH3, है ना। बोलोगे सर ये और ये क्या सेम ग्रुप है क्या? ET मतलब इथाइल, दोनों ग्रुप सेम है। दिस कार्बन इज नॉट कायरल। ऐसा मत सोचना अरे ये तो अलग है, ET अलग है, Cl अलग, H अलग है, तो कायरल सेंटर हो गए। नहीं, ET4 क्या होगा? इथाइल, ये भी इथाइल ग्रुप है ना, दिख रहा है ये इथाइल ग्रुप, तो अगेन CH यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा लिख दिया CH, हियर CH3 ओके, CHOH IPR, है ना। क्या हो गया ये? IPR क्या है? दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये भी क्या है तुम्हारा? दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये OH, ठीक है। सो दिस कार्बन इज नॉट कायरल सेंटर। बेवकूफ बना देगा कि ये दोनों सेम है, IPR भी क्या है? वही है, ऐसे मामू बना देगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये IPR और ये क्या हो गया? ये ग्रुप अलग अलग नहीं है, सेम है, बोथ आर आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो सिमिलर है तो क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अरे समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरा जरा देखो,
मिथाइल ग्रुप, और एक क्या हो गया लोन पेयर थोड़ा सा बड़ा बना देगा, तो डर जाओगे क्या? नहीं, sp3 है, कैसा जी बोलो, 3 डिग्री अमाइन, क्या हो गया 3 डिग्री अमाइन, एंड दिस कार्बन इज कायरल, सो कायरल सेंटर कितना हो जाएगा बेटा 1, बट कायरल सेंटर 1 होने के बावजूद भी ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव होएगा, क्या हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। प्लीज स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है, मिटाऊं, ये सारा इंपॉर्टेंट है, देखो ओके। नेक्स्ट मैं ऐसा लिख दिया CH3NH, ओके। अब यहां पे क्या एक लोन पेयर है, एंड दिस इज सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, है ना। तो 2 डिग्री अमाइन है, देखो जरा ये नाइट्रोजन है, कितने ग्रुप है 4, लोन पेयर को भी एक ग्रुप कंसीडर करोगे तो मिथाइल इथाइल एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, ठीक है। दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज 2 डिग्री अमाइन, सो दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव एंड कायरल सेंटर इज 1, क्लियर है, कायरल सेंटर 1 हो गया। जरा इस कंपाउंड में जरा बताओ, इसको जरा देखो CH2, व्हाट अबाउट योर ओपिनियन अबाउट दिस कंपाउंड, ठीक है। हाउ मेनी कायरल सेंटर, कितना कायरल सेंटर है, तो बोलोगे सर एक, है ना। ये नाइट्रोजन sp3 है, ओके, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप और एक लोन पे, बोलोगे सर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वो क्या हो जाएगा कायरल सेंटर 1 हो जाएगा, है ना। बट ऐसा नहीं है, अगर ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो, है ना। क्यों बताओ, ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर, दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड पाई सिग्मा लोन पेयर, कॉन्जुगेशन में है ना, तो ये लोन पेयर क्या कर लेगा बेटा, रेजोनेंस कर लेगा, नहीं ये लोन पेयर कहां पे चला जाएगा बताओ, यहाँ पे चला जाएगा, और ये उठकर कहां पे चला जाएगा यहाँ पे, ये कंपाउंड कुछ कैसा बन जाएगा, ये बनेगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड N, ये क्या हो जाएगा C2H5, और ये क्या हो गया CH3, और इस पे कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव, देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, सो कायरल सेंटर कितना हो जाएगा 0, और कंपाउंड क्या हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना, चेक कर लेना, ठीक है ना। समटाइम क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, बताओ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन, अगर सिली क्वेश्चन पूछना हो, है ना, और अगर थोड़ा सा दिमाग ठिकाने पे नहीं रहा तो आराम बड़े प्यार से गलतियां करके आ जाओगे, है ना। तो चेक कर लेना, ये रेजोनेंस, ये जो लोन पेयर है इस डबल बॉन्ड के साथ क्या रेजोनेंस में है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो sp2 को हम लोग कायरल सेंटर में कंसिडर नहीं करते। चलो फटाक से खींचो इसको, ओके। क्या कायरल सेंटर ढूंढ लोगे, कायरल सेंटर पहचानने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, ओके। अब जरा देखो, हम लोग कायरल सेंटर ढूंढेंगे, कायरल सेंटर इन साइक्लिक कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक कंपाउंड में ढूंढोगे क्या, कायरल सेंटर को ढूंढोगे, बात समझ में आ रही ना। तो जैसे मान लो कि हमने ये कंपाउंड ले लिया, देखो यहां पे हमने लगा दिया क्या CH3, ठीक है। अब देखो इसमें 6 कार्बन है, इस कार्बन पे जरा देखो कितना हाइड्रोजन होगा जी, कार्बन की 4 वैलेंसी होता है, तो सारे कार्बन पे क्या 2-2 हाइड्रोजन है, जरा देखो है या नहीं है, सारे कार्बन पे क्या 2 हाइड्रोजन, सारे पे 2-2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सेम है, मतलब क्या कोई भी कार्बन नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। अगर इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एक तो CH3 और दूसरा कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे एक H है, तो 2 तो अलग है, मुझे 4 अलग चाहिए, ठीक है। तो बेटा साइक्लिक कंपाउंड में तुमको 4 कंपाउंड कैसे ढूंढोगे, यहां से देखो, यहां से चलना शुरू करो, ठीक है। यहां से एक बार ऐसे चलो, एक बार ऐसे करो, चक्कर लगाओ, यहां से आते हैं तो क्या मिल रहा है तुमको, CH2 ग्रुप मिल रहा है, देखो कौन सा ग्रुप आ रहा है CH2, और यहां से यहां पे आए तो कौन सा ग्रुप मिल गया CH2, सेम आ रहा है ना। फिर आगे बढ़ो, यहां से आया तो क्या मिल रहा है CH2, ये यहां से आओगे तो ये CH2 सेम आ रहा है, फिर यहां से चला CH2, यहां पे आ रहा है CH2, कहीं पे भी डिफरेंट मिला क्या, डिफरेंट ग्रुप मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा कायरल सेंटर इसमें कितना हो जाएगा 0, समझ में आ रहा है। अगर साइक्लिक कंपाउंड है यू हैव टू फाइंड डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे कहीं डिफरेंट नहीं दिख रहा, देखो एक कार्बन एक CH3 और एक H है, बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2, यहाँ CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, दोनों साइड से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कायरल सेंटर 0 हो जाएगा। जरा देखो यहाँ पे ये कंपाउंड देखो, मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3, ठीक है,
और हमने क्या किया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड डाल दिया, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड डाल दिया। बात समझ में आ रही ना। तो इस डबल बॉन्ड में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बन पे देखोगे तो ये CH3 है और यहाँ पे एक H है, दोनों अलग अलग है ना। अब चलो चक्कर लगाओ, यहां आने से क्या मिल गया मुझे, CH2 मिल गया, और यहां से आने पे देखो ये CH2 नहीं है, क्या CH है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या CH तो अलग मिला ना, ये CH2 और ये क्या हो गया CH अलग मिल गया ना। इसका मतलब ये कार्बन क्या हो जाएगा तुम्हारा कायरल। तो कायरल सेंटर बेटा कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जरा देखो नेक्स्ट ले ले, CH3 और हमने ले लिया क्या CH3। देखो कायरल सेंटर 0 होगा नहीं होगा। इस पार्टिकुलर कार्बन पे चेक करो, एक CH3 और एक यहाँ पे H है, जरा चक्कर लगाओ, CH2 CH2 CH2, फिर ये भी CH2 और यहां से आने पे CH CH3 और ये भी आया तो CH CH3 अलग नहीं मिला, तो कायरल सेंटर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, दूसरे कंपाउंड में जरा देखो, यहाँ पे हमने CH3 ले लिया और यहाँ पे दे दिया हमने Cl। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, जरा देखो कितना होगा, इस पे चेक करो, CH3 और एक H, CH2 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 और फिर दोनों आ गया तो CHCl सेम आ रहा है ना। सो अगेन दिस इज 0। जब 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। ओके, लुक एट हियर, ये हमने लिखा CH3 और ये हमने लिखा CH3। देखो इस पार्टिकुलर कार्बन पर अगर चेक करोगे तो एक CH3 है और एक H है, वो तो अंडरस्टूड है ना, अब इतना तो समझ में आने लग गया, एक H होता है वहां पे। अब यहाँ पे जरा आओ, ये कौन सा ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे ये CH2 ग्रुप आ रहा है और यहाँ पे ये कौन सा आ रहा है बताओ, CH3 आ रहा है, अलग आ रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये कार्बन कायरल, जब ये कार्बन कायरल हो जाएगा सिंपली ये भी हो जाएगा कि उसी तरीके से एक CH3 और एक H, एक CH और इधर क्या आ रहा है CH2 अलग हो रहा है ना, तो कायरल सेंटर कितना हो गया 2। तो अगर किसी में कायरल सेंटर 2 आ गया तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही, बट अगर एक कायरल सेंटर जिसमें होगा हम क्या कहेंगे 100% वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो इन वाले केस में हम लोग कैसे पहचानेंगे, हम लोग वो आगे देखेंगे। इसको जरा देखो यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। ओके, इस कंपाउंड में जरा बताओ, बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, एप्लीकेशन स्ट्रांग करवाऊंगा तुम लोगों को, है ना। कि क्वेश्चंस पे क्या थ्योरी पढ़ लिया बट एप्लीकेशन मेरा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो जरा देखो बताओ इस वाले कंपाउंड में जरा बताइए कैसे हो जाएगा। चेक करो एक एक कंपाउंड को, देखो यहाँ पे CH3 और H अलग है ना, यहां से आया तो CH2 ग्रुप, यहां से भी आया तो क्या हो गया CH2 ग्रुप, यहां से आया तो ये क्या है CH3, यहां से भी आया तो ये CH3, फिर आगे बढ़ा CH2, ये भी यहाँ पे आया CH2, सेम नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना। फिर से देखो एक बार, ये कार्बन है ना, CH3 तो है बेटा यहाँ पे, यहां से देखो तुम्हारा दो दोस्त है, इधर ए मान लो, ये इधर आ गया, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पे तुम यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे तुम बैठा है, बोला इसको जाके पता करो, ठीक है। यहां से आकर के तुमको क्या मैसेज देगा बोलो, यहां से बताएगा ना CH2, ये भी मैसेज देगा CH2। इस पोस्ट पे आया ये बताएगा CH और ये CH3, ये यहाँ पे आकर के बोलेगा CH3, सेम मैसेज आ रहा है। फिर ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, फिर ये आके यहाँ पे बोलेगा CH2, ये भी आगे बोल देगा CH2, सेम, कहीं डिफरेंट तो आया नहीं। तो यहाँ पे कायरल सेंटर क्या हो जाएगा 0। कर लो खचाक से, देख लो, कर लो, बात समझ में आ रहा है ना। कायरल सेंटर 0 आ रहा है ना, बोलो कोई परेशानी नहीं ना। जरा देखो थोड़ा सा और दूसरा कंपाउंड लेते हैं, देखो यहाँ पे इस कंपाउंड में जरा बता दो भाई, इस कंपाउंड में कोई बताओ। हमने ये बताया OH यहाँ पे लगा दिया OH, ठीक है ना। बताओ इसमें कितना कायरल है, बताओ तो जरा, बताओ इसमें कितना है, बोलो बताइए किसमें कितना है ना। देखो इस पार्टिकुलर कार्बन ये कायरल है ना बेटा, बोलो क्यों नहीं होगा। देखो एक OH है और यहाँ पे एक H है, इधर आओगे तो ये क्या है CH2 है, बट यहाँ पे ये कार्बन आओगे, इस कार्बन पे देखो कितना बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है ना। मतलब ये कार्बन क्या है CH है, ये CH2 है, ये CH है और ये कार्बन एक OH और यहाँ पे एक H है, मतलब ये कार्बन तुम्हारा कायरल हो गया। सिमिलरली वैसे ही देखोगे तो ये भी कार्बन कायरल, क्यों कि एक OH और एक H, यहाँ पे आओगे तो ये CH2 ग्रुप है और ये क्या है CH ग्रुप है, तो अगेन कायरल, और ये भी कायरल क्या हो जाएगा तुम्हारा, कायरल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो इसकी बात करूं मैं, इसकी बात, इस कार्बन की बात करूं, देखो 3 बॉन्ड है ना, एक हाइड्रोजन है इसके पास, जरा देखो यहाँ पे भी CHOH, यहाँ पे भी CHOH, कायरल नहीं होगा, बट दिस कार्बन इज कायरल, है ना। क्यों, देखो यहां से अगर चलोगे ये CH2, फिर ये CH2, फिर आगे जाने पर CH3 है और ये क्या अगेन CH2 है,
बोलो। तो ये कार्बन तुम्हारा क्या हो जाएगा, कायरल। बात समझ में आ रहा है, बोलो, नहीं आ रहा समझ में? तो कितने कायरल कार्बन हो गए यहाँ पे बताओ, कितना कायरल कार्बन हो जाएगा? ये भी कायरल हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा बताओ, दो दो ये हो गया ना, उसके बाद 3 4 5, तो कायरल सेंटर इसमें कितना हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, जरा बताइए इसमें कितना होगा। ठीक है, यहां पे अगर दिमाग लगा रहे हो तो दिमाग लगाना गलत बात है। क्यों? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, बट हमें क्या चाहिए, sp3 चाहिए ना। बोलो बच्चे, sp3 चाहिए ना। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, इधर तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये भी होगा 2, ये भी होगा 3, और ये भी होगा 4। तो कायरल सेंटर इसमें कितना हो गया बताओ, 4। जरा देखो अच्छे से, इधर मिटा दूं मैं इसको, ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ले लो, ले लिया, ओके। मिटाता हूं इसको। कायरल सेंटर फाइंड करने आना बहुत जरूरी है जब तक, और कायरल सेंटर फाइंड करना हर जगह आता है, नीट में भी आता है और जेई में भी आता है, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे इस कंपाउंड को, बड़ा बना देगा तो क्या करोगे, डर जाओगे। बोलो, जो डर गया सो कोरोना से बच गया, क्या सही बात है ना, ओके। ठीक है, फाइंड करो कितना कायरल सेंटर है, जरा देख लो यहाँ पे। अगर मैं ऐसा और भी बढ़ा दूं, कोई परेशानी, टेंशन वाली बात नहीं यार, बड़े आराम से करेंगे। ठीक है, देखो अगर कोई बच्चा इधर ढूंढ रहा है तो बुल्लो होगा, क्यों कि sp2 है, sp2 में तो ढूंढना नहीं होता। ठीक है, इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 थिंक 6, ये भी क्या हो जाएगा, होगा, ये होगा, नहीं होगा, चेक कर लो। चेक कर लो जरा यहाँ पे, इस पार्टिकुलर कार्बन पे CH2 फिर यहाँ पे अलग आ रहा तो हो जाएगा ये भी। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि ये sp2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, sp2 होगा, बस ये क्या, ये हो जाएगा, और ये लोन पेयर तो ये भी हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में दो चीज पूछ सकता है, एक तुमसे पूछ सकता है क्या, कायरल कार्बन, ठीक है, और दूसरा पूछ सकता है तुमसे क्या, कायरल सेंटर, है ना। तो अगर कायरल कार्बन अगर ढूंढना है तो इस नाइट्रोजन को तुमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर सिर्फ कायरल सेंटर पूछ दिया तो सारे इंक्लूड करोगे, अगर कायरल कार्बन पूछ दिया तो इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी कंफ्यूजन हो जाता है। तुमने सबको काउंट कर लिया, काउंट करो कितना हो रहा है, देखो कायरल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8, और नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, चेक कर लेना जरा, 8 हो गया, और कायरल सेंटर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बच्चे ये था मेरा क्या, कायरल सेंटर, और भी जितना भी मैंने भी करवाया है उस सबको क्या करोगे आप, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैंने पहले ही बताया मैं एप्लीकेशन पे बहुत फोकस रखूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन करवाऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी मैंने जितना करवाया उसको आप एक बार क्या घर पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस, तो मैंने भी बोला भी बैक टू बैक वीडियोस होगा, और जब तक आप वीडियो सिस्टमैटिक वे में देखोगे तब ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो गाइस आज तक इतना ही, ठीक है ना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, विपिन वत्स 123,
ताकि वहां से जो भी मेरा वीडियोस आने वाला होगा वहां से आपको अपडेट हो जाओगे आप लोग, ठीक है ना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर अपने दोस्तों में, इसको क्या करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। ओके।